Today let us see how to calculate work done by integration. हम तक अभी तक वर्क निकालने की कोशिश किए थे, वहाँ पर हर जगह इंटीग्रेशन वाला मेथड को अवॉइड किए थे, पर देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पर इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर मेथड। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन लेके अगर वर्क करना है तो मुझे इंटीग्रेशन का छोटा सा कुछ फंडामेंटल आपको बताना है जो आपको मालूम होगा कि सपोज इफ y is equal to f of x and dy by dx is f dash x, then f dash x का इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, f dash x का इंटीग्रेशन f of x को डिफरेंशिएट करने से f dash x होता है, तो f dash x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा f of x। इससे रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे, इट इज f of x। ये जो दो चीजें हैं इनको कहते हैं लिमिट्स। किसके? यहाँ पर dx लिखा है तो x का लिमिट है, इंटीग्रेशन लिमिट्स है। इसको कहते हैं x का लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। फिर इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग a to b, मतलब पहले हम डालेंगे अपर लिमिट f of b माइनस f of a। बस जिसको इतना आता है वो क्लास 11 का इंटीग्रेशन निपट जाएगा उससे। बस याद रखना कि y अगर है k x to the power n, आपको मालूम है कि dy by dx क्या होता है? dy by dx होता है इट इज k n x to the power n minus 1, नहीं? अच्छा, और आपको ये भी मालूम है कि x to the power m का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? याद है? x to the power m dx का इंटीग्रेशन जब लिमिट लगा के करेंगे, ये चीज समझना है। x to the power m बढ़िया रहेगा कि इसको हम सीधे सीधे लिख दें। ये सब फॉर्मूला क्यों लिखे आपको कंफ्यूज करने के लिए, मैं सीधा सीधा लिखूं। अगर मुझे निकालना है k x to the power n dx का इंटीग्रेशन a to b, तो मैं लिखूंगा इसको k x to the power n plus 1 by n plus 1 लिमिटेड फ्रॉम a to b, मतलब पहले अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। समझ में? सिमिलरली k sin x dx का इंटीग्रेशन निकालना है a to b, तो क्या किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है? cos x का तो माइनस sin x होता है, तो sin x किसका होगा? माइनस cos x, तो इसका हो जाएगा माइनस k cos x लिमिटेड फ्रॉम a to b, मतलब माइनस k cos b माइनस k cos a, ऐसे करके वैल्यूज रहेंगे। तो आज की क्लास में आपकी कौन सा आइडिया, कौन सी नॉलेज हमें काम में लगेगा, ये बताइए। अगर आपको ये चीज आता है तो मेरा आज का काम निपट जाएगा। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? बस समझ में आया, प्रूफ करो। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। सपोज दिया है कि x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 3 और 4x प्लस 5, ये जो क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक? 1 से 3 तक। आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। एक तो कर लो, सारा चीज आप कर लोगे। जब हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, हमारे दिमाग में पहले से है ये चीज, नहीं? k x to the power n की जगह क्या होता है? k x to the power n plus 1 by n plus 1। तो चलिए लिखते हैं 3x स्क्वायर, इसके जगह क्या लिखेंगे? 3x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1। क्या बात समझ में आया? माइनस 4, ये x से मतलब x to the power 1 है। x to the power 1 को हम क्या लिखेंगे? x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 प्लस यहाँ पर है 5, कोई x टर्म तो है नहीं, लेकिन हम इसको चाहे तो कुछ x to the power 0 सोच सकते हैं। So it is 5x to the power 0 plus 1 by 0 plus 1 limited from
1 2 3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाई करो तो इसका नीचे 3 है, ऊपर 3 एक दूसरे को खा जाएंगे, मिलेगा x⁻³ माइनस ये 4 है, ये 2 है, हो जाएगा 2x² प्लस ये है 5x⁻⁴ दैट इज 5x लिमिटेड फ्रॉम 1 to 3। तो पहले क्या डालते हैं हम लोग, अपर लिमिट और लोअर लिमिट? अपर लिमिट। x के जगह 3 डालिए, 3 का क्यूब माइनस 2, 3 का 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट 1 डालना है, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 to the power 2 प्लस 5 इंटू 1, ये हो गया। तो ये हो गया 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 प्लस 15 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस 5, कितना आया? 27 प्लस 15 इज 32, 42 प्लस 2 इज 44 माइनस 24, इट इज 20। इज इट कमिंग 20? ये तो आपको ये इंटीग्रेशन अगर समझ में आ गया तो आज की क्लास आपके लिए पानी की तरह इजी है, इतना इजी है कि सब कुछ आप कर लोगे फिर से, बस अगर ये समझ में आ गया तो। इज इट अंडरस्टूड? अब मैं वेट करूंगी, आपके आंसर के लिए वेट करूंगा। आपको एक क्वेश्चन देता हूं, खुद से करो, आंसर बताओ। फाइंड फाइंड 6x प्लस 4x², 6x प्लस और 6x² प्लस 2x। सिंपल सा चीज है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, लिमिटेड फ्रॉम 0 to 1। और आंसर सबसे पहले कौन देता है मैं देखना चाहता हूं, ठीक है? आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे बढ़िया से मालूम है अगर ये एक क्वेश्चन आज आप कर लेते हो, आंसर चाहिए, फाइनल आंसर आफ्टर पुटिंग सब्स्टिट्यूट। सर लिमिट कितना है? 0 से 1। हाँ तो लिखा तो है भाई, है ठीक है। आप निकालो इसको, कितना आया? 4 3 सर 3 3 आ रहा है। चलिए देखते हैं, एक तो जिनको समझ में आएगा बन जाएगा सारा चीज। अब 6x² का इंटीग्रेशन हो गया 6x⁻² प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2x को लिखेंगे, x⁻1 है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। लिमिट निकालना है 0 से 1 तक का, तो ये नीचे 3 है, ये 6 से बन गया 2x³ प्लस ये 2 को खा गया, तो इट इज x² लिमिटेड फ्रॉम 0 to 1। पहले अपर लिमिट डालते हैं कि लोअर लिमिट? अपर लिमिट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। x के जगह 1 डालो तो हो गया 2 प्लस 1 इट इज 3 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या माइनस करना है? 0 माइनस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझ में आया? निराकार, आकार, विकार, सकार सबको समझ में आया? हाँ, चलो तो अगर ये समझ में आ गया, चलिए हम चलते हैं अपना टॉपिक पे, दैट इज वर्क डन बाय ए वेरिएबल। नाउ आई वांट टू गिव यू द रियल डेफिनेशन फॉर वर्क। रियल डेफिनेशन फॉर वर्क में आपको देने वाला हूं। मैथमेटिकली हाउ यू डिफाइन वर्क डन बाय ए फोर्स। मैं नहीं लिख रहा हूं कि वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स, कोई भी फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम कोई एक पॉइंट है ए x1 y1 to b x2 y2 is given by सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
फोर्स, जो फोर्स था फोर्स एफ है ना, एफ डॉट डीएल इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए टू बी। डीएल क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेयर डीएल इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट of point of application along the path सर आप तो बोले थे कि ऐसा फॉर्मूला आता है जब फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला नहीं आता है। कांस्टेंट होने से हम लोग सीधा एफ डॉट एस लिखते हैं। हाँ करेक्ट, तो कांस्टेंट होने से भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला वो रिजल्ट दे रहा है जो आप कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वार्डन क्या होता था? एफ डॉट एस। अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है, एफ डॉट डीएल करेंगे। सपोज कोई बॉडी को इस रास्ते में लिया गया, ध्यान से देखना बेटा, इस रास्ते में ए से बी तक लिया गया। आपने क्या किया? एफ डॉट डीएल, मतलब आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गए, डीएल1 जो वर्क हुआ निकाले, ये डीएल2 इसको निकाले, डीएल3 इसको निकाले, ऐसे करके सारा निकाले, और जो निकला वो हुआ टोटल वार्डन। अब ये जो छोटा सा वर्क हुआ वो क्या है? पहला वाला एफ डॉट डीएल1, दूसरा वाला छोटा वार्डन एफ डॉट डीएल2। सर वो एफ क्या कांस्टेंट रहेगा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई कांस्टेंट फोर्स के चलते अगर वर्क निकालना है, फोर्स हर जगह वही है, तो यहाँ से यहाँ तक होगा एफ डॉट डीएल1, एफ डॉट डीएल2, एफ डॉट डीएल3, सारे को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमारा वार्डन। समझो, सारा चीज लिखने की कोशिश मत करो, सारा चीज लिखने की कोशिश मत करो, समझ जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। तो ये हो गया टोटल वार्डन। अब ये जो टोटल वर्क है इसको थोड़ा सा सजा के लिखो, तो सब में तो एफ कॉमन है ना, तो आप एफ को कॉमन लेके डॉट बनाओ, यहाँ पे लिखो dl1 dl2, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? नाउ dl1 इज दिस वेक्टर, dl2 इज दिस वेक्टर, dl3 इज दिस वेक्टर। अच्छा बताओ, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर होता है, यू नो पॉलीगॉन ना, नहीं? तो अगर आपको ये चीज मालूम है, सोचो और बताओ कि यहाँ पर अगर ये वेक्टर है dl1, ये dl2, dl3, dl4, dl5 सबको जोड़ेंगे, क्या हमें ये वेक्टर नहीं मिलेगा? दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है एफ डॉट एस, ये पूरे की जगह हम लिख सकते हैं एस। समझ में आया क्या? ये मत सोचना है कि वो है कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये है वेरिएबल फोर्स के लिए, यही है दोनों के लिए, लेकिन ये रिड्यूस होके एफ डॉट एस में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी कैलकुलेट फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जब जरूरत नहीं पड़ता है तो हम ऐसे क्यों जाएंगे, सीधे कर लेते हैं। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि दिस फॉर्मूला व्हाट यू आर अप्लाइंग हियर मैथमेटिकली इज रिप्रेजेंटिंग द वार्डन एफ डॉट डीएल। हाँ, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो काम आसान हो जाता है, और हम लोग इसके ऊपर काफी मशक्कत कर चुके हैं। अब ये डीएल अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, सोचो कि dl is a small displacement. If this dl is a small displacement, तो any small displacement can be written as dx I cap, dy j cap, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में छोटा सा, तो उसका तो पक्का एक x कंपोनेंट रहेगा, इसका एक x कंपोनेंट रहेगा और एक y कंपोनेंट भी रहेगा। तो दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, कैन बी रिटन एज ए स्मॉल कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, एक स्मॉल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। सो dl वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? चलिए हम अब निकालने की कोशिश करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। चलिए let us go for, I will do 3 typical questions now। 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए हमें एक फोर्स की नेचर के बारे में समझना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। वो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, जानने के लिए ये तीनों न्यूमेरिकल का नेचर को देखना, क्या वेरिएशन है तीनों न्यूमेरिकल में,
वो वेरिएशन को ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा कौन सा फोर्स को हम कंजर्वेटिव कहेंगे, कौन सा फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। ठीक है, चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। नाउ सिंपल सा केस दिया गया है, पहले सिंपल केस लेते हैं। ए फोर्स F is equal to 3x square plus 2x I cap displaces a body from x is equal to 1 meter to x is equal to 5 meter. Find work done by force. ये फोर्स के चलते कितना वर्क होगा आपको पूछा गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आर टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, हमें जितना मालूम है वैसे करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन की तरीका देखोगे तो हर कोई तरीके हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन वही रहेगा। फोर्स दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, पहले बताओ। अरे जैसे जैसे x बदलेगा फोर्स बदलेगा, सो वेरिएबल फोर्स हो गया। कांस्टेंट फोर्स होता तो f डॉट s कर लेते, लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है। और हमें जाने अनजाने में मालूम है कि जो हमारा dl है वो dx i के प्लस dy j के, ये भी समझ में आता है। और इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें f डॉट dl की करने की जरूरत पड़ता है। तो f डॉट dl क्या हो जाएगा, इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो। जब इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, आप जानते हो a1 b1 प्लस a2 b2 होता है। इसका x कंपोनेंट है 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसका है dx। इसका y कंपोनेंट है 0 और इसका है dy। तो y कंपोनेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0। a1 b1 प्लस a2 b2 होता है ना, a2 b2 वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। a1 b1 वाला पार्ट आएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। ये हो गया। क्या निकालना है, वर्क डन। चलिए देखते हैं वर्क डन क्या करने में। इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5, वर्क का फॉर्मूला मालूम है। f डॉट dl का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से शुरू करके b तक, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक। इसका वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। इंटीग्रेशन ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। a में x का वैल्यू क्या था 1, जब पहुंचा b में x का वैल्यू क्या है 5, तो इंटीग्रेशन बन गया 1 to 5, है कि नहीं। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 3x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और लिमिटेड फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, 148 आ रहा है। मुझे तो मालूम नहीं आंसर जो भी है, आप लोग तो सयाने हो, आप लोग निकाले होंगे। क्या है आंसर इसमें, ये हो गया 3 को खा गया x क्यूब प्लस 2 को खा गया x स्क्वायर, लिमिटेड फ्रॉम 1 to 5, तो 5 डालोगे तो हो गया 125 प्लस 25 इज 150, 151 डालोगे तो हो गया 2, 150 माइनस 2 इज 148 जूल्स। क्या समझ में आ गया? अच्छा, कितना है ये। अब सब कुछ वही रहेगा। मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल रहा हूं। देख लो, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं। एक फोर्स बदल देते हैं, थोड़ा सा फोर्स को दूसरा ले लेते हैं। क्या ले लिया फोर्स, 4x i केप प्लस 6y j केप, ऐसा फोर्स है।
डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम x इज इक्वल टू फ्रॉम ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2,1 और 2,1 टू कौन सा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इट इज 4,3। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, फोर्स दिया है इसे। अब जैसे कोई बॉडी को लेके जाएंगे तो उसका ये बदलेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदलेंगे मतलब फोर्स बदलेगा। गिवन कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, ऐसा दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर। वर्क निकालना है, स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टेप्स, यू विल गेट एवरीथिंग। पहले सॉल्यूशन कैसे करता हूं देखो तो, सॉल्यूशन क्या एफ दिया हुआ है, हाँ एफ दिया हुआ है, एफ कितना है, एफ इज 4x i केप 6y j केप। क्या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, नहीं डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया, हमें तो dl चाहिए, और dx i केप प्लस dy j केप। क्या हमें एफ डॉट dl निकालना आता है, यस, क्या हो जाएगा 4x dx प्लस 6y dy। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, a1 b1 प्लस a2 b2, नहीं डॉट प्रोडक्ट करते वक्त वही तो होता है। अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स, इट इज एफ डॉट dl का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से b तक, अच्छा यहां से यहां तक, a से b तक का डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखते हैं। अब ये चीज क्या हो गया, देखिए तो a से b तक का जब डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश किए, ये डॉट प्रोडक्ट क्या दिया हमें, 4x dx प्लस 6y dy। इसकी इंटीग्रेशन की नौबत आ रहा है, दो क्वांटिटी आप ऐसे कर सकते हो, ये भी a से b, ये भी a से b, पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर dx से लिखा है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर x लिखा है, इसलिए ये यहाँ पर dx लिखा है, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर dy लिखा है तो वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। हम a टू b कर रहे हैं, x का वैल्यू a में क्या था, x का वैल्यू a में क्या था, ये 2 था, f का वैल्यू b में क्या था, 4। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, a पे वैल्यू y का क्या था 1, b पे वैल्यू क्या था 3। क्या मेरी बात समझ में आया, नाउ जस्ट मेक इंटीग्रेशन, 4x का इंटीग्रेशन 4x square by 2, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, प्लस 6y का इंटीग्रेशन 6y square by 2, 1 plus 1 by 1 plus 1, लेकिन इसके लिमिट है 1 2 3, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर। अपर लिमिट लिए 2x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 32 32 माइनस 2x स्क्वायर में x की जगह 2 डालिए 8 माइन प्लस इसमें ये 3y स्क्वायर है, अपर लिमिट डालिए तो हो जाएगा 27 माइनस लो लिमिट डालिए तो बन गया 3, तो कितना हो गया 24 प्लस 24 इज नॉट इट 48 जूल्स। यस सर। क्या सबका आया था, यस सर। देखो, so even when the force is variable you know how to calculate the work। बढ़िया, आपको समझ में आने लगा। अब मैं थोड़ा सा केस बदल देता हूं। क्या केस, नोटिस करना, ये जो केसेस में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द नेक्स्ट आर्टिकल। A force F is equal to 4y
आई कैप प्लस 3x स्क्वायर जे कैप displaces newtons, displaces a body from A 0 0 to B 3 9 ठीक है, along the parabola x square is equal to 3y, मतलब पाथ मेंशन किया है। पहले तो हम नहीं बोले थे यहाँ से वहां पर गया, कौन से रास्ते में गया बता रहे थे क्या? नहीं, रास्ता नहीं बता रहे थे, बस यहाँ से वहां पर गया, यहाँ पर रास्ता मेंशन कर दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। मतलब अगर आप देखोगे तो ये रास्ता कुछ ऐसा है, इससे पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, ओरिजिन से स्टार्ट किया और ये y है, ये x है, और ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट 3,9 3,9 हो गया पॉइंट, इसी रास्ते में लेके गया। फाइंड वार्डन क्या दिया है? कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, आर इन मीटर। अच्छा चलिए थोड़ा सा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में चलते हैं और सोचते हैं। ये क्वेश्चन में भी हम ऐसे कुछ किए थे, दिया गया था कि द फोर्स पुशेस अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, कौन सा रास्ता में मेंशन नहीं किया। सपोज मैं रास्ता मेंशन कर दिया, सम इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू mx प्लस c। नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए ढेर सारे रास्ते होते हैं। हो सकता है कि सीधा साधा है तो ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसा है तो ऐसे जाएगा, और थोड़ा जलेबी की तरह है तो ऐसे जाएगा, है ना। रास्ता कुछ भी हो सकता है, लेकिन रास्ता कुछ भी हो, हमारा मेथड में रास्ते का कहीं जरूरत पड़ा क्या? आंसर तो ऐसे ही आ गया, नहीं रास्ते का जरूरत नहीं पड़ा। तो क्या देख रहे हैं, इस फोर्स के चलते जब बॉडी को यहाँ से यहाँ तक हम वर्क करवाए, कोई रास्ता कैसा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रास्ते में हो आंसर तो वही आएगा, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन में पाथ कैसा था कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन अभी अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि स्मार्ट हो चुके हैं, तो मैं सीधे सीधे एफ डॉट डी एल का वैल्यू लिखूंगा। जब एफ डॉट डी एल का वैल्यू लिखूंगा, एफ इज दिस मच, डी एल है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करो तो मिलेगा 4y dx प्लस 3x स्क्वायर dy। मिला क्या? अब इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हुआ कि व्हेन आई विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx, मेरा यहाँ पर x का एक फंक्शन होना चाहिए, है क्या? y। नहीं, यहाँ पर x का कुछ होता था, dx करते थे तो x टू द पावर समथिंग प्लस समथिंग करके कर देते थे। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन है x वाला टर्म, ये y वाला को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये x वाले को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये dx को dy में कन्वर्ट करना पड़ेगा और dy को dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये dy dx, जस्ट अ मिनट, ये dy dx थे क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ाओ मत, समझो इसको नहीं कर सकते, ध्यान से देखो, पहले समझो। हाँ, अब क्वेश्चन आया दिमाग में, जो dl था, छोटा सा dl, ये वाला dl, ये क्या था डेफिनेशन उसका? ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बस उतना, along the path, इसी रास्ते में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, ध्यान रखें, इसी रास्ते में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था। मतलब ये जो dl है इसका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका इक्वेशन क्या है? x square is equal to 3y for every value of y there is a corresponding value of x and the relation between them is x square is equal to 3y, है ना। तो बढ़िया है। तो हम देख रहे हैं कि इस रास्ते में हर जगह y और x के बीच में एक रिलेशन है। हम y के जगह नहीं लिख सकते क्या? 4x square by 3,
कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। क्या हम नहीं लिख सकते 3x स्क्वायर की जगह क्या 3y? तो हो गया 9y dy। बन गया कि नहीं बन गया? यूजिंग द पाथ इक्वेशन। अब अगर हमें वर्क निकालने के लिए कहा जाएगा, हम कहेंगे वर्क डन इज एफ डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ए टू बी, और इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा 4x स्क्वायर बाई 3 dx का इंटीग्रेशन प्लस 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 दूसरा पार्ट होगा इंटीग्रेशन का, क्या होगा 9 प्लस 9y का dy का इंटीग्रेशन। क्या पहले पार्ट में इंटीग्रेशन का लिमिट बता सकते हो? 0 to 3, ये x में हो रहा है 0 to 3, और दूसरे में 0 to 9। क्या मेरी बात समझ में आया? अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, वैल्यू निकल सकता है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा मैं वेट करूंगा, आप लोग आंसर बताओ क्या आ रहा है आंसर। 94 आंसर आया 94। कौन बोल रहा है मैं दिखा देता हूँ, अगर गलत बोला होगा तो आप लोग फेंक के मारना उसको, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बोला और मैं दिखा दिया। कौन है 94 बोलने वाला? थोड़ा दिखा दो तो। कौन है ये? हाँ, कौन बोला 94? ये बोला है। गलत बोला है तो फेंक के मारो, मेरा टीवी पे मत फेंको, टूट जाएगा। क्या है तुम लोगों का कितना है? लगा है। और किसी का भी 94 नहीं है, बस एक ही लड़का का आया है। हो सकता है कि गलत है, आपका अपना आंसर बताओ सब। 94 आ रहा है? 94 आ रहा है। चलिए आया समझ में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन में पाथ दिया हुआ है। इसी रास्ते में जहां पर 3x स्क्वायर था उसकी जगह 3y लिख दिए तो हो गया 9y। और यहाँ पर 4y था, y की जगह क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर बाई 3। समझ में आया? तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इस केस में जब हम वर्क निकाले तो ये वर्क निकालते वक्त कौन सा रास्ते में बॉडी को ए से बी तक मूव करवाए, क्या वो रास्ता का इक्वेशन डिपेंड किया? यस, रास्ता था एक्स स्क्वायर इक्वल 3y। अगर ये रास्ता कुछ स्ट्रेट लाइन होता, कुछ दूसरा होता तो एक्स वाई का रिलेशन कुछ अलग होता। एक्स वाई का रिलेशन अलग होता तो फिर यहाँ पर वैल्यूज भी अलग होते, वर्क डन भी अलग होता। मतलब ऐसा एक फोर्स जब कोई बॉडी को ए से बी तक डिस्प्लेस करता है, कितना वर्क होगा वो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा रास्ते में लेके गया। जबकि इसके प्रीवियस जो थे उसमें रास्ता पाथ कैसा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? युवराज, गधे को देखो जो बार बार पीछे मुड़ के देखता था, कभी देखियो आंसर रॉन्ग है। 94 नहीं है सर, 376.5 ऐसा आ रहा है? ओ सर 729.2। अच्छा ऐसा है, आंसर गलत है बेचारा। कंफर्म है? नहीं है? चलो थोड़ा मेरे को करना पड़ेगा इसका मतलब। मैं लेकिन जो असली चीज बता रहा था तुम वो मिस कर गए, ये बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। नहीं? हाँ, क्या मिस कर गए बताओ? नहीं पता क्या मिस कर गए? यही होता है जिंदगी में, हम जब कब मिस कर जाते हैं, क्या मिस कर गए भी पता नहीं रहता है। कम से कम उतना तो पता होता कि क्या मिस कर गए तो जुगाड़ कर लेते। नहीं? हाँ, तो ये बोल रहे थे कुछ तो वैल्यू आएगा, अभी निकाल देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? कुछ तो वैल्यू आएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर जब इस फोर्स के चलते वर्क निकाले, हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? Rajina, I'm in a class. Hello, I'm in a class. I'll talk after 6. तो इसमें हम देख रहे थे ए टू बी जब मूव करवाए तो हमें जो फोर्स ये है, ये फोर्स के चलते वर्क निकालने में हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा?
ये जो इक्वेशन है ये क्या है, और बहुत मोटा इक्वेशन, ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y इसके ऊपर डिपेंड किए, मतलब वार्डन बाय दिस फोर्स इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। जबकि इसका प्रीवियस क्वेश्चन में पाथ का इक्वेशन क्या था, दिया ही नहीं था, हम लोग निकाल दिए। समझ में आ रहा है ना कि दोनों फोर्स की नेचर में कुछ अंतर समझ में आ रहा है। जो फोर्स के चलते जो वर्क होगा वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। आएंगे हम उसमें, लेकिन अभी जो थोड़ा देख लो। अब दोनों फोर्स को थोड़ा प्यार से और ध्यान से देखो, क्या देख के पता चल रहा है कि ये फोर्स क्यों कंजर्वेटिव हुआ और ये फोर्स क्यों नॉन कंजर्वेटिव हुआ। ध्यान से देखिए, पहला वाला केस में ये कंजर्वेटिव था कि नॉन कंजर्वेटिव, ये वार्डन के ऊपर, वार्डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको बुक में बहुत ही लंबा चौड़ा तरकीब मिलेगा पता करने के लिए फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आप देख के चुटकी में बता दोगे। देखो इसका x कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ x, y कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ y। अगर x कंपोनेंट इज ए प्योर फंक्शन ऑफ x एंड y कंपोनेंट इज ए प्योर फंक्शन ऑफ y, इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। वो आपको देंगे कॉल वाला फॉर्मूला, डेल स्क्वायर x इज इक्वल टू डेल x बाई डेल i कैप, ऐसे करके लंबा चौड़ा फॉर्मूला देंगे जानने के लिए, जो कि तुम्हारा बुक में भी नहीं है। कुछ लोग, बड़े लोग जो ज्यादा पढ़े हुए हैं, वो ऐसा फॉर्मूला दे देते हैं निकालने के लिए। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन केस, जिसको कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशिएशन केस कहते हैं। एक ही केस रहता है, उसको छोड़ के 99.999999 केसेस में ये फॉर्मूला चलेगा। क्या है मतलब सारे केसेस में चलेगा। वो एक केस क्या है मैं बता दूंगा, जिस केस में वो अलग है। थंब रूल हुआ कि अगर x कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ x, प्योर फंक्शन ऑफ x, y कंपोनेंट इज ए प्योर फंक्शन ऑफ y, द फंक्शन इज ए, द फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन ध्यान से देखिए तो इसमें x कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ y एंड y कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ x। ये y हो, x स्क्वायर हो, कुछ भी हो, फंक्शन ऑफ y हो गया तो गया, प्योर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था, तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया क्या? तो मैं आपको अगर छोटा सा एक चीज पूछूं, ये आप लोग निकाल दोगे, इसके लिए ज्यादा समय मैं नहीं दे रहा हूं। अरे कहां भाग रही है? हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, ये आप निकाल दोगे। मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं कोई फोर्स आपको दिखाता हूं, सपोज 3x क्यूब प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7i कैप साइन y j कैप, आप क्या कहोगे, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? x कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ x, y कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ y, तो कंजर्वेटिव हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव हुआ? सिंपल सा चीज है। और अगर मैं आपको कोई दूसरा देता हूं कि ये f इज इक्वल टू सपोज 4x स्क्वायर y क्यूब i कैप प्लस 3y स्क्वायर x j कैप, ये कंजर्वेटिव हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव हुआ? क्योंकि x कंपोनेंट इज नॉट ए प्योर फंक्शन ऑफ x, क्योंकि प्योर फंक्शन ऑफ x नहीं है। दिस मेथड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ए फोर्स एज ए कंजर्वेटिव और ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स। उन लोगों का मेथड बड़ा डरावना है, वो कॉल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट निकाल के कर देंगे और ऐसे समझा देंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बिकॉज देयर इज ए बेसिक थ्योरी इन टीचिंग, आइदर यू कन्विंस और यू कंफ्यूज। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है ना? समझा दो या फिर ऐसे उलझा दो कि वो दोबारा नहीं पूछेगा। और वैसे भी आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, क्योंकि उसका मेथोडोलॉजी इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। हाउएवर मैं आपको बेसिक मेथड बताया, इफ x कंपोनेंट इज ए प्योर फंक्शन ऑफ x, इट्स ए कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट ए प्योर फंक्शन ऑफ x, इट्स ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम लोग ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स कर लिए। इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम लोग और भी सारा न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, जिसको हम लोग एवरेज फोर्स की तरीके से किए थे, नहीं, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स, वो सब क्वेश्चन को भी इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके लिए करके दिखा दो एक क्वेश्चन, है ना, या फिर कोई भी क्वेश्चन हम उस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग द फंडामेंटल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तो कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द वार्डन बाय ए फोर्स, हाउ यू कैलकुलेट वार्डन बाय ए फोर्स, तो आप क्या कहोगे? इट इज नॉट f डॉट s, इट इज f डॉट dl का इंटीग्रेशन व्हिच इंक्लूड्स कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज वेरिएबल फोर्स, दोनों को इंक्लूड कर लेता है। समझ में आया क्या? बढ़िया। चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज वर्क निकालने के लिए हम लोग 3 किस्म की न्यूमेरिकल किए, और अब जान लो कि इस किस्म की न्यूमेरिकल्स वेरी रेयरली जरूरत पड़ेंगे आपको। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर एंट्रेंसेस ओनली वो पूछेंगे, नहीं तो सारे छोटे छोटे वर्क वाले फॉर्मूला पूछेंगे, आप कर लो। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स in displacing a body, from one point to other is independent of the path followed, is independent of the path followed. Then the force is called conservative. कौन से रास्ते में लेके गया, otherwise it is called नॉन कंजर्वेटिव। मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा तो हम इसको कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, चलो कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव दोस्त, नॉन कंजर्वेटिव दोस्त, है ना। कौन सा दोस्त अच्छा है? वो कभी तुमको एक डोसा खिलाया तो आज तुमसे 4 ठो 12 तो खा लेगा। कब खिलाता है याद रखता है नहीं? वो कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब कुछ दिया तो वापस में कुछ किसी रूप में ले लेगा, है ना। नॉन कंजर्वेटिव मतलब खिलाया दिलदार आदमी है। हर कोई नॉन कंजर्वेटिव दोस्त खिलाते ढूंढते हैं, लेकिन हरदम वो खिलाने वाला नहीं होता है, कभी खाने वाला भी होता है। खाया भूल गया देने के लिए कुछ, कभी उसको याद नहीं है ना। ध्यान से देखना, खतरनाक दोस्त होते हैं कुछ। इतना खा लेते हैं बाद में दोस्ती को भी खा लेते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अच्छा सोचो, आप खुद बताना, कोई बॉडी को ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डिस्प्लेस करके लेना है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ऐसे कोई वायर लगा है, इस वायर में एक बीड लगा है, बीड मतलब मोती लगा है जो इसमें चल सकता है। आपने इसको एक कांस्टेंट फोर्स लगाया और इधर को खींचा, हरदम यहाँ से खींचा तो ये कांस्टेंट फोर्स के चलते ये जो बीड है ये चढ़ने लगा। अरे इसको छोड़ के कैसे चढ़ सकता है? ये बीड जो है ऐसे चढ़ते यहाँ तक आया। मतलब शुरू तो किया यहाँ से, खींच के आप चढ़ा दिए यहाँ तक। समझ में आया क्या? सम वर्क इज डन बाय द फोर्स। अगर ये वायर ऐसा नहीं होता, कैसा होता? ऐसा होता। और सेम बीड को आपने अब क्या किया, इसी रास्ते से यहाँ से खींचते हुए लिया, खींचते यहाँ तक चढ़ाया। कौन सा केस में ज्यादा वार्क होगा? फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स होने से वार्क का क्या फॉर्मूला होता है? F.S। दोनों केस में F बराबर है। इस केस में S ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट, कि नीचे वाला केस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? नीचे वाला केस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। कहाँ पढ़ रहा था फिजिक्स पे? गधा, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हे भगवान, ऐसे मैं नहीं, भगवान बोल रहे होंगे। अब ये चीज इधर से यहाँ पर गया, इस रास्ते में जितना डिस्प्लेसमेंट इस रास्ते में उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। दैट मींस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज सेम इन दिस पाथ एज वेल इन दिस पाथ।
क्या ये कौन से रास्ते में गया उसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता है। ये पेन को मैं यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा, सपोज ये डिस्टेंस h है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक लाने में? mg इंटू h। अगर ये पेन को मैं ऐसे घुमा के ले आया तब भी mg इंटू h, ये पेन को ऊपर लेके ऐसे घुमा के ऐसे लाया तब भी mg इंटू h। समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल में हम कुछ चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला हुआ एनी कांस्टेंट फोर्स, कोई भी कांस्टेंट फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg वगैरह, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के चलते जो फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पता चल गया कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। पहले सबको ढंग से लिख देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हुआ एनी कांस्टेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी कांस्टेंट फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं क्योंकि द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। समझ में आ रहा है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इतना गंदा क्यों दिख रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ऐसे फोर्स के चलते जो वर्क होगा वो दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप बोलोगे सर कांस्टेंट फोर्स लिखे और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे, mg भी तो उसी में आ जाता ना, यहाँ से यहाँ तक जब लाए mg इज कांस्टेंट, इसलिए तो कांस्टेंट लिखने से हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं लिखे। कांस्टेंट फोर्स यही है, जब आप बहुत ऊपर चले जाओगे तो g का वैल्यू वही नहीं रहेगा, वेट बराबर नहीं रहेगा। सपोज यू मूव ए मास फ्रॉम मून टू अर्थ, सीधा आया घूम के आया, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स था नहीं, लेकिन g का वैल्यू बराबर। क्या मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है? हर जगह है। मून को तो अर्थ पकड़ के घुमा रहा है, चंदा मामा को तो धरती माता घुमा रहा है ना। अरे तो हम पकड़ के रखें तभी ना वो घूम रहा है, तो बीच में हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन g का वैल्यू अलग अलग होगा। उसके बावजूद आप कौन से भी रास्ता फॉलो करके आओ, वर्क डन विल बी सेम। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? अच्छा, तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं भाई? कंजर्वेटिव फोर्स हुआ वो फोर्स जिसके चलते वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कौन सा रास्ते में गया उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको कहते हैं? जिसमें वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। हाँ कहो, फ्रिक्शन। वेरी गुड, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जब आप कोई बॉडी को, टेबल को ढकेलते हुए सीधा एक जगह से दूसरे जगह लेना, फ्रिक्शन के चलते कुछ वर्क होगा। लेकिन अगर घुमा घुमा के लेकर जाओगे तो ज्यादा खींच जाता है, ज्यादा हीट जनरेट होता है, मतलब मोर वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो कौन सा पॉइंट से कौन से पॉइंट तक गया, कितना वर्क होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। सीधे सीधे निकल गए कि घूम फिर के निकल गए। समझ में आया क्या? फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। दूसरा हुआ डैम्पिंग फोर्स हुआ। मैग्नेटिक फोर्स, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये आई विल मेक इट मोर स्पेसिफिक, आई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया क्या? डैम्पिंग फोर्स, अपथ्रस्ट तो ग्रेविटी का एक फोर्स है,
है ना? हाँ, बुयांसी क्या है? What you how you define it of thrust? It's the resultant of all normal reactions acting on the body. So which is a gravitational force, a form of gravitational force. So in a gravity free region there is no thrust. हाँ, तो बात कर रहे थे ये डैम्पिंग फोर्स। आपकी मसल के चलते भी आप एक फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्सेस। यस, तो ये सारा हो गए आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पॉइंट नंबर 3, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। Work done by a conservative force in moving a body from one point to other depends on डिस्प्लेसमेंट। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? किसी भी रास्ते में जाओ डिस्प्लेसमेंट वही होगा। बट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस मूव्ड। कौन सा रास्ते में गया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? वर्क डन बाय moving a body, by moving a body completely once in a closed loop, the work done by conservative force is 0। किसी भी एक क्लोज लूप में कोई बॉडी को ऐसा मूव करवाते यहाँ पर ले आए, बड़ी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से शुरू किए थे वहीं पे वापस आ गए 0। तो अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स इसको डिस्प्लेस करवा रहा है तो क्या वर्क होगा? 0। ये पेन को मैं यहाँ से ऐसे लिया, घुमा फिरा के वापस लाया, बड़ी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, नो वर्क इज डन। समझ में आया क्या? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो 0 नहीं होता है। कोई टेबल को किसी रूम में गोल गोल उसको ढकेलते रहो, कंटिन्यूअसली यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट बी 0। इतना सारा जानने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है? कौन सा फोर्स ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? आपको क्या लग रहा है? हाँ, नॉन कंजर्वेटिव ज्यादा यूजफुल है। दोनों इंपोर्टेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का सिग्निफिकेंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जब भी हम किसी, आप जानते हो एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी से लाइट एनर्जी चेंज होता है कि नहीं? इन द हाइडल प्लांट यू ओपन द गेट्स ऑफ द डैम, पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी था धक्का देता है, टर्बाइन घूमता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो घूमता है तो कॉइल को घुमाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर में आया तो कूलर में घुस के ठंडा कर रहा है, हीटर में घुस के गर्म कर रहा है, बल्ब में घुस के लाइट दे रहा है। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है। ध्यान रहे, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए यू ऑलवेज नीड ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बिना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं बदलता है। हम दोनों हाथ को रगड़े तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी हीट के रूप में फील हो रहा है, तो
क्यों? क्योंकि दोनों हाथ में फ्रिक्शन है, इसीलिए। सो फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कोई कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट इज दैट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विच इज हेल्पिंग? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया क्या? तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जरूरत है क्या करने के लिए? टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते, दुनिया में जितना मैकेनिकल एनर्जी है उतना ही रहता, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उतना ही रहता, एनर्जी खर्चा ही नहीं होता। और एनर्जी किस काम का? अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या झटका खाने के लिए रखोगे? हीट में नहीं आएगा, वो तो डिफरेंट फॉर्म में आएगा तभी ना। हम लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी यूजफुल बिकॉज do you directly use electrical energy? No, you use it in terms of light, fan, cooler, heater, AC, घोड़ा, हाथी। कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, बढ़िया इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेरी यूजफुल। और लाइव वायर के लिए दांत में पका के खा रहा है, कैसे लगेगा? झटका खाएगा नहीं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अच्छा है जब वो किसी दूसरे रंग रूप में बदल जाता है, सीधे सीधे तो दामी नहीं है, नहीं। हाँ चलो ठीक है। तो हमें कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया। देख के बता सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी मैं बता दिया। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक केस देता हूँ, F = 4x³ + 7yj। ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है? यस, दिस इज कंजर्वेटिव। आप ऐसे बोलोगे तो दूसरे लोग सोचेंगे जो वीडियो देख रहे होंगे बैठ के। मैं देख रहा हूँ मेरा जो वीडियो का वॉच आवर जा रहा है ना, उसमें मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 60% जाता है अपना सब्सक्राइबर से और 40% नॉन सब्सक्राइबर से। कौन है वो बेवफा स्टूडेंट्स जो देखते भी है और सब्सक्राइब भी नहीं करते? अभी देख रहे होगे तो गाली सुन लो अपनी तरफ से। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स ये फोर्स को क्या कहेंगे? अगर ये है 4y⁴ + 7xyj, ये कौन सा फोर्स होगा? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। अब सबसे डिफिकल्ट सवाल जो ध्यान से सुन रहा होगा कोई बताएगा। F = 6ik + 2jk, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? क्या होगा? भाई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो फोर्स तो कांस्टेंट हुआ ही हुआ नहीं। तो ये अगर तुम लोग पहले बताओ कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, जानने में दिक्कत क्यों हुआ? क्या अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू ऑफ x एंड y पे एक फोर्स बदलेगा? ये तो x और y के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स है। तो एनी कांस्टेंट फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, यू नो। तो ये क्या बन जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? Now the next article we are supposed to start is called what is potential energy। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी। बट बिफोर दैट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता हूँ। डू दिस क्वेश्चन फॉर मी। ये कुछ पॉइंट्स है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी है, ये ई है और ये एफ है। चलो ये ऐसा है, ठीक है। कोई ब्लॉक को हम ऐसे रास्ते में लेके गए और कभी ऐसे रास्ते में लेके गए। ए बॉडी was moved from A to D by a conservative force, by a conservative force, WAB, work done in moving from
ए टू बी कितना है से 20 जूल्स, WBC 25 joules, WCD is 16 joules, WAD ये क्या है AE, AE दिया है A से E जाने में वर्क कितना हुआ 35 जूल्स, WED कितना है E से D जाने में कितना वर्क होगा। कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगा के कोई बॉडी को A से B मूव करवाने में इतना वर्क होता है, B टू C, C टू D मालूम है, A टू E मालूम है, E टू D कितना वर्क होगा पता करना है। What is the work done by that conservative force in moving the body from E to D? 36 कोई बोल रहा है, थोड़ा 26 पहला आंसर आ रहा है, देखते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब A टू D अगर जाओगे ऊपर से जाओगे ज्यादा वर्क होगा कि नीचे से जाओगे ज्यादा वर्क होगा? कौन से रास्ते में जाने से ज्यादा वर्क होगा? A टू D ऊपर से जाओगे तो ज्यादा वर्क होगा कि नीचे से जाओगे तो ज्यादा वर्क होगा? सेम, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क, यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क, यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने का वर्क। खत्म कहानी, हो गया ना। तो हम कहेंगे एज फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो हम कहेंगे WAB प्लस WBC प्लस WCD इज इक्वल टू WAE प्लस WED। क्या बात समझ में आया? WED यहाँ से निकल गया, बाकी सब कुछ तो हमें दिया गया। क्या WED का वैल्यू आपको समझ में आया? कितना आया दिखाओ। Is it understood? समझ में आया ना? कितना आया? 26। क्या है तुम लोग का मैथमेटिक्स इतना वीक है क्या? कितना आ रहा है अभी? 26 आ रहा है। Is it 26 joules? Oh, yes. चलिए, now we are going for the next item, that is potential energy. आप जानते हो एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। क्या एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क। जिसके पास एनर्जी है वही वर्क कर सकता है, और जिसके पास एनर्जी नहीं है वो वर्क नहीं कर सकता। आप काम कर सकते हो, हाँ या ना? कौन जवाब देगा अगर आपके पास एनर्जी है तो? अच्छा, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब ये एनर्जी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक हुआ पोटेंशियल एनर्जी, एक हुआ काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज। एक हुआ काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा होता है प्रेशर एनर्जी। लेकिन रिजिड बॉडी के केस में हम प्रेशर एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि प्रेशर एनर्जी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और रिजिड बॉडी के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। क्योंकि एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं होता है, जो बदल रहा है उसी एनर्जी को देखते हैं। मान लो आपकी शर्ट में और पेंट में मिला के 3 ठो पॉकेट है, 2 पॉकेट में जो पैसा है वो आप निकाल सकते हो, रख सकते हो। तीसरा पॉकेट में जो पैसा रखा है उसको स्टेपलिंग कर दिया, ये खुलेगा नहीं। आप मार्क पॉकेट में कुछ पैसा लिए, शर्ट पॉकेट में कुछ पैसा रखे, जेब में, पेंट पॉकेट में कुछ पैसा रखे, मार्केट में गए, घूम फिर के आए, और आज कितना खर्चा हुआ जानने के लिए क्या करोगे? ये दोनों पॉकेट में कितना रखे थे, अब कितना है, डिफरेंस खर्चा हुआ। तीसरा पॉकेट जिसको स्टेपलिंग किया उसको काउंट करेगा क्या? नहीं करोगे, क्योंकि वो तो जो था वही है, उसको स्टिच कर दिया। इट इज नॉट मैनिफेस्टिंग एग्जैक्टली दैट वे। व्हेन ए रिजिड बॉडी इज इन मोशन, द प्रेशर एनर्जी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड्स और गैसेस जिनका वॉल्यूम बदल सकता है, इन दैट केस पीवी आल्सो कम्स इनटू प्ले। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी हम पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? तो अब की चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद रिजिड बॉडीज। समझ में आया?
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दिस एनर्जी इज डिफाइंड only for conservative forces। ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। कंजर्वेटिव फील्ड्स कहो या फोर्स कहो चलेगा, कंजर्वेटिव फील्ड्स। समझ में आया क्या? कहने का मतलब ये हुआ, आपको पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स ऐसे मिलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपको कोई टर्म कभी नहीं मिलेगा फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दे आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ में आया क्या? ठीक है, एक मिनट थोड़ा। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर डिफाइंड है तो हाउ इट इज डिफाइंड? लेट अस राइट द डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए कंजर्वेटिव फील्ड potential energy of a body in a conservative field potential energy of a body in a conservative field at any point is defined as the work done against conservative force in moving the body from रेफरेंस, जहां पर आप कहोगे फोर्स इज जीरो, जहां पर फोर्स जीरो है, फ्रॉम रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ, फ्रॉम रेफरेंस जहां पर एनर्जी जीरो, ऐसे लिखो, एनर्जी को जीरो कहो, एनर्जी जीरो, टू पॉइंट ऑफ कंसर्न,
टू अवॉइड कंफ्यूजन छोड़ दो इसको। So potential energy of a body at any position is defined as the work done against the conservative force in moving the body from point of reference to point of concern। जैसे ये पेन है, ये पेन को अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ इस रेफरेंस के चलते यहाँ पे पेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है सबको मालूम है, mgh बचपन से पढ़ रहे हैं नहीं। हाउ यू डिफाइन, मैं इसको यहां से उठा के यहां तक लेके जाऊंगा, जो वार्डन होगा किसे, वार्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, वार्डन अगेंस्ट, लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes sir. यस, वार्डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। जब मैं इसको उठा के ऊपर लिया, वर्क वाज डन अगेंस्ट mg, h तक उठाया, कितना वर्क हुआ अगेंस्ट mg, mg into h, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। समझ में आ रहा? So potential energy, ध्यान रहे, is defined as the work done against the conservative force। और भी डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने से कभी कभार कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जान लो। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पे कुछ U से डिनोट करेंगे, ऐसा, U is the potential energy। तो पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे। तो अगर if F is a conservative force, then work done by F over a small displacement dx is equal to dw और क्या है f dot dx, ये सबको मालूम है। अगर f कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाई f ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज गिवन बाई f dot dx। लेकिन हमें बात करना है अभी पोटेंशियल एनर्जी का। When you move in the opposite direction of force, means work is done against the conservative force, in that case potential energy बढ़ता है। तो potential energy how you define, ये small rise in potential energy, U था potential energy, du is a small increase in potential energy is equal to by definition small work done against F, स्मॉल वर्क डन बाई F था F डॉट dx, अगेंस्ट F को क्या कहेंगे, माइनस F डॉट dx। सो du is equal to minus F dot dx, और here you get one more interesting formula that F is minus du by dx, and when you are differentiating with respect to x, remember to quote here I cap। अगर ये dy होता तो j cap लिखते, dz होता तो k cap लिखते। समझ में आया क्या? The conservative force is related to the potential energy by the relation like this, minus du by dx। क्या बात समझ में आया? Yes sir. ठीक है, बस समझ में आया तो एक चीज छोटा सा बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इन ए रीजियन of conservative forces, potential energy at any point on x-axis is given by U is equal to 3 is equal to 12x square minus
48x जूल। बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पोटेंशियल एनर्जी दिस मच। और यू नो एनर्जी का यूनिट जूल से मैं बताया नहीं, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा एनर्जी का यूनिट जूल होता है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी खत्म। ये सब चीजें मालूम है। ये लिखेंगे तो लोग सोचेंगे यार ये कहाँ का बच्चे पढ़ रहे हैं कि ये सब भी लिखना पड़ रहा है नहीं। हाँ तो ये बात है। फाइंड एट what value of x a body can be kept in equilibrium। कौन सा पोजीशन पे बॉडी को रेस्ट में रख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, मतलब फोर्स तो है भाई, हर जगह फोर्स तो है, बस हमें पता करना है कि कहाँ पे कोई बॉडी को रखेंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, वहां पे रहेगा जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा। नहीं दिया है कि ये u ऐसे वेरी कर रहा है, तो आप क्या कहोगे। सॉल्यूशन देखो कैसा है। सॉल्यूशन ये हुआ द कंजर्वेटिव फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, माइनस डी यू बाई डी एक्स। आई कैप डी एक्स किए तो आई कैप लिखेंगे, तो क्या मिला एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। डेरिवेटिव करो, ये कितना हो जाएगा 24x माइनस 48, और माइनस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्या बात समझ में आया। रीडिंग, अरे इसका डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है ना, 12 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, और 48x का 48 इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो इट इज कमिंग आउट टू बी ये। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो होना है। फोर्स जीरो होगा तो बॉडी वहां पे रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। फोर्स जीरो होगा तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, दिस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 माइनस 24x प्लस 48 इज इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। नहीं तो हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज माइनस 24x प्लस 48 इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 मीटर में कोई चीज को रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम देखे जहां पर फोर्स जीरो होगा वहां पर वो बॉडी रेस्ट में रह सकता है। समझ में आया। खैर इसके ऊपर हम लोग ज्यादा कसरत नहीं करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी शैल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज की क्लास ज़्यादा थ्योरेटिकल था, समझ में आया। हाँ, तो अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फिर पढ़ेंगे उसके बाद कोलिजन। ठीक है, थोड़ा देर है कोलिजन पढ़ने में। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।